हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेन वर्क ही काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है और इसी वजह से क्या होता है कि आप लोग गलत गलत चीज़ें अपने अंदर लेके बैठे रहते हो। ठीक है, और अपनी ही जर्नी में स्टक रहते हो, समझ ही नहीं पाते हो कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, जब आप लोगों की तरह मैं भी अपनी अवेकनिंग फेज़ में थी ना, तो मेरे माइंड में भी तरह तरह के सवाल थे। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं, प्लस मेरी कुछ रिसर्च भी है ट्विन जर्नी को लेके। तो मैं जब भी मैं कोई नया टॉपिक लेकर आपके सामने आती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के आपसे बात करने नहीं लग जाती हूँ। मैं प्रॉपर क्या करती हूँ ना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखती हूँ, उसके बाद मैं रिसर्च करती हूँ उस टॉपिक पे, उसके बाद मैं एक सही वीडियो आपके सामने लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, तो इस बारे में बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मेरे डीएम हैं जो रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियो देखते रहते हैं और उनके डाउट्स हैं रेगुलर बेसिस पे मुझसे अपने क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब डीएम लोग पूछते हैं। तो इनका ये सवाल है कि मैम, डीएफ को सॉरी कैसे बोलें और फियर ख़त्म कैसे करें। वाह, देखिए क्या बोलूँ मैम, कैसे सवाल करते हो आप लोग। मैंने उनसे पूछा कि मतलब जनरली मैंने उनसे पूछा कि ये कैसा सवाल है, मतलब क्या है ये। तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे समझ नहीं आता है, मुझे डीएफ से फियर लगता है, डर लगता है, जाऊँगा तो कहीं रिजेक्ट नहीं कर देगी और पता नहीं मानेगी या नहीं मानेगी, मुझे समझ में नहीं आता है डीएम लोगों का। ठीक है, वैसे तो इन डीएम को भी मैंने मतलब जब भी डीएम लोग ऐसे कोई अजीब सा टिपिकल कोई क्वेश्चन करते हैं ना, भले वो छोटा सा ही क्वेश्चन क्यों ना, मैं वीडियो में उसको ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोचती हूँ जब एक डीएम का ये सवाल हो सकता है तो बाकी डीएम का भी क्या ही हाल होगा। मतलब उनके दिमाग में भी ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी कि मतलब होता है डीएम लोगों का, यही ब्लॉग्स लेके बैठे रहते हैं। तो वैसे तो क्या बोलूँ मैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। आप किसी 5th क्लास के बच्चे से भी पूछोगे ना किसी को सॉरी कैसे बोलना है, उसको भी पता होगा कि सॉरी कैसे बोलना है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है, छोटी सी बात को लेकर आप लोग बैठे रहते हो। हाँ, मैं समझ रही हूँ ट्विन जर्नी का पार्ट हो, डीएफ से फियर तो हो गई, अगर डीएफ हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है तो ओके, नो इशू। तो डीएफ को सॉरी कैसे बोलें। आई नो कि हम सब लोगों के लिए बहुत इजी मेथड है, इजी टास्क है, पर डीएम के लिए बहुत बड़ा काम है सॉरी बोलना। क्यों? क्योंकि डीएम तो ईगो से ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, कभी किसी को सॉरी तो बोला नहीं है कार्मिक्स के अलावा, है ना। तो अब डिवाइन फेमिनिन को उनको सॉरी बोलना है। मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे हंसी आती है ऐसे क्वेश्चन सुन के। कैसे सॉरी बोलोगे? जब इतना ड्रामा कर रहे थे तब कहाँ थे आप लोग? अब रियलाइजेशन हो रहा है तो सॉरी बोलने में शर्म आ रही है। अरे यार देखो, मैं ना आप लोगों को बहुत सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, वो आपकी डीएफ है। ठीक है, आप उसे भाग नहीं सकते हो, ये चीज़ आपने भी रियलाइज़ कर ली है, आप सबको पता है। तो डीएफ को सॉरी बोलना है ना, मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सी टिप देती हूँ। आप लोगों को क्या करना है ना, एक बढ़िया सी रोमांटिक डेट प्लान करो अपनी डीएफ के लिए। ठीक है, और बुके वगैरह लेकर जाओ। ठीक है, वहाँ आपके और आपके डीएफ के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। आराम से ज़मीन में बैठ के उसको प्रपोज़ करो। ठीक है, और ज़मीन में बैठ के करना। ठीक है, थोड़ी रिस्पेक्ट लेकर आओ अपने अंदर डीएम लोग। आप लोग क्या करते हो ना, अगर सॉरी भी बोलना होगा ना तो बड़े एटीट्यूड से, हाँ हाँ ठीक है सॉरी। अरे यार, ये सॉरी भी कोई सॉरी होता है क्या? सॉरी भी बोला जाता है ना तो एक तरीका होता है सॉरी बोलने का, और आप लोग क्या हो, मैम सॉरी बोलना सिखा दो। मतलब डीएम लोगों की क्लास में इनको यही सब सिखाया जाता है कि सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डीएम को यही समझाना चाहती हूँ, और बाकी जो डीएम है जो नहीं समझ पा रहे हैं कि डीएम को कैसे मनाना है। ठीक है, डीएम को सॉरी कैसे कहना है। देखो, सबसे पहले ना आपको अपने डीएफ को कॉल करना है बिना डर के। बिना डर के कॉल कैसे करोगे? आपकी डीएफ है वो। ठीक है, जितना प्यार आप उससे करते हो ना, उतना प्यार वो भी आपसे करती है। ठीक है, वो अलग बात है कि अब वो आपको चेज़ नहीं कर रही है पहले की तरह। तो आपको यहाँ क्या करना है, डीएफ को आपको सॉरी बोलना है। कैसे बोलोगे? उसको सिंपल कॉल करो। कॉल करने की हिम्मत नहीं है, उसको मैसेज करो, हाय कैसी हो। मतलब पहले बहाने से कुछ और बात करो। ठीक है, उसके बाद धीरे से उसको सॉरी बोल दो, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं। ऐसे बोलना कि, ऐसे डायरेक्टली सॉरी मत बोलने लग जाना, मतलब ऐसे बोलना कि हाय कैसी हो, उधर से रिप्लाई आएगा हाँ बताओ तुम कैसे हो। फिर बोलना कि हाँ हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। फिर उधर से डीएफ कुछ बोलेगी, फिर आप कुछ कहना। ऐसे बातें बढ़ाते रहना कि और डिनर वगैरह हुआ कि नहीं हुआ, फिर बहुत दिन हो गया हमारी बात नहीं हुई है, ये है वो है, और बताओ
सब ठीक है ना? वो बोली कि हाँ, हाँ, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा सुनो, वो मुझे ना तुमसे पास्ट के लिए कुछ बोलना था। पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाते हैं, सॉरी। मतलब ऐसे बोल सकते हो ना आप लोग। इसमें क्या है कि मतलब मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत पड़ रही है। अजीब हो आप लोग सच में। तो आप लोग प्यार से उसको सॉरी बोलो, उसके बाद मिलने के लिए उसको बुलाओ कि मतलब अब हम दोनों क्या मिल सकते हैं क्या? हम लोग क्या आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, ठीक है? और अगर वो मिलने के लिए हाँ कर देती है तो फिर अगर आपके घर के पास में रहती है तो कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक करो उसके लिए, ठीक है? कोई अच्छी सी कुछ कोई अच्छा सा हॉल वगैरह बुक करो उसके लिए, केक वगैरह लेकर जाओ। भाई अब इतने ड्रामे किए हैं आप लोगों ने अपनी जर्नी में, हाँ, डीएफ को इतना परेशान किया है तो अब डीएफ को मनाना किसकी ज़िम्मेदारी है? आपकी है ना। मैं तो आपको एज़ अ फ्रेंड आपको गाइड कर सकती हूँ, बट करना तो आप ही लोग को है ना। इवन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब 2 लोग यूनाइट होते हैं, ठीक है? तो ये डीएम है, ये प्लान कर रहे हैं अपने डीएफ के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि मतलब वाओ! अच्छी चीज़ है ये, बहुत, बहुत, बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब किसी का तो यूनियन हो रहा है, तो अच्छा लगता है सुन के, ठीक है? तो बाकी जो कलेक्टिव लेवल पे जो डीएम है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी मैं यही समझाऊँगी, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है। ज़िंदगी 2 दिन की है, नहीं पता आपको भी कौन-सा आपका आखिरी दिन है। इसलिए जाओ, जाके अपने डीएफ को मनाओ, ठीक है? वो आपसे इतनी नाराज़ नहीं बैठी है कि वो आपसे बात भी नहीं करेगी। उसको भी कंप्लीशन चाहिए अपनी जर्नी में, समझे? तो आपका यूनियन जो है ना वो डेस्टाइन्ड है। आप चाहे 2 दिन बाद जाके सॉरी बोलो या फिर आप 10 दिन बाद जाके उसको सॉरी बोलो, डज़न्ट मैटर। तो आप लोग जाओ, उनको जाके मनाओ, ओके? प्यार से सॉरी बोलो, एटीट्यूड तो बिल्कुल भी मत दिखाना क्योंकि डीएफ अब आपका एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करेगी अगर वो लिटरली अगर वो हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है तो, ठीक है? तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जहाँ पे आप लोग आके बहुत गंदे वाले लूप में फँस जाते हो, बहुत स्टक हो जाते हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या सही और क्या गलत है। जब आप लोगों की स्टेज में मैं थी, मैं भी ऐसे ही फँस जाती थी। सबसे पहला मैं पॉइंट लूँगी यहाँ पे। सबसे पहला जो टीएफ कोचेज़ हैं, जो एक मिथ फैलाते हैं कि आपको जो इनर वर्क है वो लाइफ टाइम करना होता है, ठीक है? अब आप लोग मेरी बात सुनिए। कुछ इनर वर्क ऐसा है जो सच में आपको लाइफ टाइम करना होता है, लेकिन कुछ इनर वर्क ऐसा है जिसको आप अगर एक बार हील कर चुके हो ना तो उसमें आप दोबारा टैपिंग नहीं करोगे। लाइक अगर आपने अपनी शैडो हीलिंग कर ली है, ठीक? अगर आपने अपना इनर चाइल्ड वाउंड हील कर लिया है, तो ये कुछ ऐसे इनर वर्क हैं जो आपने एक बार ही कर लिए, तो अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप बीच-बीच में कर लोगे 1-2 बारी, तो वो काम चल जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि डेली आपको 2-2 3-3 घंटे बैठ के मंत्रमाला पढ़नी है, ठीक है? ये लूप है जो आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ टीएफ कोचेज़ बहुत ज़्यादा फ़ियर में रहते हैं कि लाइक वो ऐसा फ़ियर आपको आपके सामने खुद रिप्रेज़ेंट करते हैं कि हम तो अभी भी ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है? इनर वर्क का मीनिंग क्या है? इनर वर्क का मीनिंग ये नहीं है कि मतलब अब आप हर वक्त बैठ के आप अपने ब्लॉक्स को ही फाइंड आउट करते रहोगे, हील करते रहोगे। ब्लॉक्स को फाइंड आउट करना और हील करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक ही पॉइंट पे आपको रोज़-रोज़ इनर वर्क क्यों करना होता है? हुँ? आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में सिखाया जाता है कि कॉर्ड कटिंग करिए, कॉर्ड कटिंग करिए। मैं कहती हूँ कि आप लोग लॉजिकली बनिए, चीज़ों को लॉजिकली हैंडल करिए। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम कोचेज़ आपको यही सिखाएँगे कि आपको मेडिटेशन में बैठना है, विजुअलाइज़ेशन करनी है, आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। लेकिन मेरे इनर वर्क में आपको ये नहीं सिखाया जाएगा। मेरी इनर वर्क में मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि आपके सामने ये पर्सन क्या 10 पर्सन आपके सामने आके खड़े हो जाएँ, लेकिन आप जो हो आप वही रहोगे। लाइक आपको ज़रूरत ही नहीं है लोगों को एंटरटेन करने की। और जब आप उसमें घुसोगे नहीं तो फिर आपको क्या ज़रूरत है बैठ के विजुअलाइज़ करके आपको कॉर्ड कटिंग करने की? हुँ? कई बारी एनर्जी लेवल पे अगर आप 1 या 2 बार आप कॉर्ड कटिंग कर लेते हो, ये अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन अगर आपका कोई कार्मिक रिलीज़ नहीं हो रहा है, उसमें भी आप लगे पड़े हो कॉर्ड कटिंग में, डेली कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन चल रही है आपकी, तो क्या इससे वो कार्मिक आपका रिलीज़ हो जाएगा? वहाँ आपको कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस भी तो लेने पड़ेंगे ना। इनर वर्क का मीनिंग क्या होता है? इनर वर्क का मीनिंग बैठ के मंत्रा पढ़ना, मंत्रा चैंटिंग करना, 2-2 घंटे बैठ के मेडिटेशन करना नहीं होता है। इनर वर्क का रियल मीनिंग होता है कि आपको एक 3D में आपको एक सिस्टमैटिक लाइफ़ जीना, ठीक है? आप 3D में कैसी लाइफ जी रहे हो, आप लोगों को हैंडल कैसे कर रहे हो, आप लोगों के ट्रिगर्स को कैसे हैंडल कर रहे हो, आप कार्मिक फैमिली को कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है? आप सोशल में गए हो तो आप उन लोगों के बीच में आप अपनी एनर्जी को कैसे सेव कर रहे हो, ये होता है रियल इनर वर्क, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगर आपको अभी भी फ़ियर है, कुछ लोगों का मैं देखती हूँ कहते हैं कि हम जब तक मंदिर नहीं मतलब जब तक हम कौन सा मंदिर है? वृंदावन का मंदिर है, जब तक वहाँ चले नहीं जाते सुकून नहीं मिलता।
ठीक है। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके गरीबों को अन्नदान करते हैं। कुछ लोगों का मैंने सुना है, कुछ टीएफ कोचेस का, कि हम वृंदावन गए थे, हमने वहाँ जाके अन्नदान किया था, तब हमारी आत्मा को शांति मिली। अच्छा, सही में? नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, आपको वृंदावन जाने का मैंने, आप जाइए, आपको गरीबों को खाना देना है, आप जाइए। पर ये कैसा आपका इनर वर्क है कि आप वृंदावन जाकर ही लोगों को आप अन्नदान करोगे? आप अपने घर के आसपास निकलो, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे आपको गरीब लोग दिख जाएंगे जिनको सच में खाने की ज़रूरत है। उनको देखकर आपका मन नहीं पिघलता है? आप सिर्फ इतने काम के लिए आप इतनी दूर जा रहे हो। फिर भी आपकी मर्जी है, लोगों की पर्सनल लाइफ है, मैं उनको जज नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एक लॉजिकल बात आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये कैसा इनर वर्क है? हाँ, ये कैसा इनर वर्क है? मैं सच बता रही हूँ कि मैं अपनी जर्नी में मैंने कभी भी किसी भी कोच को फॉलो नहीं किया, ठीक है। ये जितने भी बाबा लोग हैं, मैंने इनको कभी फॉलो नहीं किया, चाहे वो प्रेमानंद ही क्यों ना हो, मैंने उनको भी कभी फॉलो नहीं किया। मैं फॉलो किसको करती थी? ओशो को करती थी, आचार्य प्रशांत को करती थी, जिनकी बातें सच में मुझे लॉजिकल लगती थी, ठीक है। और मैं किसको करती थी? मैं गौतम बुद्धा को करती थी, मैं विवेकानंद को करती थी, ठीक है। और मैं रिलीजियस बेस्ड पे मैं किसी को भी फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिलीजन में घुस जाओगे ना, तो फिर आप घुसे रह जाओगे। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सिखाती है कि आप किसी भी रिलीजन का पार्ट नहीं हो। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, ये आप समझ लो कि ट्विन फ्लेम जो है ना, वो हर एक रिलीजन में है, ठीक है। आप अगर मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप करिए, मैं उसको नहीं कह रही हूँ कि आप उसको छोड़ दीजिए। आपको वृंदावन जाने का मन है, आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल करिए, पर बायस्ड मत हो जाइए कि मतलब एक तरफ आपको 4 गरीब लोग दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, अन्नदान आपको वहीं जाके करना है। ये क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि आप हील हो। आप, मुझे तो लगता है कि आप अभी भी फियर से जनरेट कर रहे हो कि मुझे वहाँ जाना ही जाना है। ऐसे ही मेरे साथ होता था शिवरात्रि के टाइम पे, जैसे कि मान लीजिए मैं देखती थी कि सब लोग जल चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे हैं, और जब मैं देखती थी ना कि मंदिर में इतनी भीड़ है, तो मैं स्किप करती थी, मैं नहीं जाती थी। पहली बात तो मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ, तो मैं क्राउड हमेशा इग्नोर ही करती हूँ। क्राउड तो मैं इस लेवल का इग्नोर करती हूँ कि मैं यहाँ पे कुंभ में बैठी थी प्रयागराज में, मैं तो कुंभ में भी नहीं गई, क्योंकि मुझे लगता था, मेरा जो लॉजिकल माइंड जो मेरा काम करता था, मैं देखती थी लोगों को कुंभ के लिए एकदम पागल है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 महीना कुंभ था, जितने भी दिन था, मतलब लोग इस लेवल का क्रेज़ है लोगों में कुंभ का कि मतलब अभी नहा लेंगे तो अभी पुण्य मिल जाएगा, अभी मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा, पानी तो वही है, बाद में नहा लोगे तो क्या हो जाएगा? मेरा दिमाग कहता था कि भाई संगम तो वही है, पानी तो वही है, अभी नहीं नहा रहे हैं, 4 महीने बाद नहा लेंगे, क्या हो जाएगा? नहीं, वो मुहूर्त निकले, उसी मुहूर्त में नहाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं भेड़ बकरी वाली चाल। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप एंटर करते हो ना, तो आप इस चीज़ को आप समझते हो, सही और गलत को आप समझते हो, एक जो बेसिक लाइफ है ना, वो आप जीना सीखते हो, समझे? तो यहाँ पे इनर वर्क का मीनिंग क्या है? सही इनर वर्क क्या है कि आपको इनर वर्क लाइफ टाइम करना है, इसका मतलब क्या है? इनर वर्क आपको लाइफ टाइम देखिए करना होता है, लेकिन जो शैडो ब्लॉक्स आप एक बार रिलीज़ कर चुके हो, उसको आपको बार बार हील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो फियर आप एक बार रिलीज़ कर चुके हो ना, उसको आप 10 बार बैठ के आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन में जाके आप उसको कट नहीं करोगे जाके। ये नहीं है इनर वर्क लाइफ टाइम वाला, ठीक है। अच्छा, तो इनर वर्क क्या करना होता है आपको लाइफ टाइम? आपको मेडिटेशन करना होता है, आपको अपनी एनर्जी को क्लेंस करना होता है, आपको सीखना आना चाहिए कि आपको लोगों को कट ऑफ कैसे करना है, आपको बेसिक एक अच्छी लाइफ आपको कैसे जीनी है, एक सिस्टमेटिक लाइफ आपको कैसे जीनी है। ये होता है इनर वर्क, और इसकी प्रैक्टिस आपको लाइफ टाइम करनी होती है। ये नहीं कि अब आप बाकी का सब काम छोड़ के आप सन्यासी बन गए बैठ के, ये नहीं होता है इनर वर्क। फिर आता है टीएफ कोचेस का दूसरा मिथ कि आपकी जो जर्नी है वो तभी इफ़ेक्टिव है जब चेंजेस आपको आपके डीएम में दिखे। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना बड़ा भ्रम फैला रखा है, सबको लगता है कि आपका इनर वर्क तभी इफेक्टिव है, मतलब आप सही इनर वर्क कर रहे हो जब तक आपको आपके डीएम में चेंजेस नहीं मिल जाते। हाँ, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अरे भाई डीएम जो है वो एक अलग बॉडी में है, टीएफ जो है वो एक अलग बॉडी में है, ठीक है। दोनों ही ट्विन फ्लेम्स हैं, आई नो, दोनों के ही चक्रास सेम है, आई नो, दोनों की ही जर्नी सेम है, आई नो, दोनों का ही सेम सोल है, आई नो, ठीक है। आई नो कि जब डीएफ यहाँ पे काम करती है तो उधर डीएम में भी चेंजेस आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डीएफ यहाँ पे अपने आप को बैठ के पूरा हील कर चुकी है और अभी वो पूरा हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है, उधर डीएम कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो अब डीएफ बैठ के ये सोचे कि यार मेरे में कुछ कमी है। ऐसा नहीं होता है। डीएफ जो होती है वो अपना काम करती है, प्लस डीएम के खुद के भी अपने कुछ पर्सनल ब्लॉक्स होते हैं जो डीएम को खुद हील करने पड़ते हैं, डीएम को खुद इनर वर्क करना होता है। अरे भाई आप ये बताओ, डीएम कोई रोबोट है क्या? कि इधर डीएफ चल रही है तो उसके साथ साथ डीएम भी चल रहा है? हाँ, ये क्या लॉजिक हुआ? अरे डीएम के खुद के भी तो पर्सनल ब्लॉक्स हैं, वो खुद भी तो एक्शन ले रहा है, वो खुद भी तो अपने माइंड से सोच रहा है, उसको खुद का भी तो कोई थॉट पैटर्न है, वो खुद भी तो एक जिंदा इंसान है, चलता फिरता इंसान है।
ये क्या लॉजिक है कि डीएफ इधर काम करेगी तो ही उधर डीएम एक्शन लेगा? आई नो कि आपके चक्रास अलाइन होते हैं, आई नो कि आप सेम सोल हो, तो जब यहाँ पे डीएफ जो कुछ इनवर्क करती है तो उसका कुछ परसेंट जो इफेक्ट है वो डीएम में दिखता है, ठीक है। अब वो इफेक्ट क्या है जो डीएम में दिखता है? अब आप लोग मेरी बात सुनिए और इस लूप से बाहर निकलिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपकी सोल सेम है, आपके चक्रास अलाइन है, ठीक है। आपकी जो कुंडलिनी है, एनर्जी है, वो आपकी मर्ज होने लगती है जैसे जैसे डीएफ अपने आप में काम करने लगती है। तो डीएफ यहाँ पे क्या करती है ना, डीएम को पुश करती है इनवर्क करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डीएफ बैठ के इनवर्क करी तो हम पूरा डीएम भी पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डीएम के खुद के भी फियर्स हैं। अगर ऐसा होने लगता कि डीएफ यहाँ पे खुद काम कर रही है तो ऐसे तो डीएम को इनवर्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे तो डीएफ ही अपनी सारी जर्नी हील कर लेती, उसके साथ साथ डीएम भी चलने लगता। अजीब अजीब लूप में घूम रहे हो आप लोग। तो डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप लोग इनवर्क कर रहे हो या फिर आप लोग हाई प्रीस्टेस एनर्जी में हो और अभी भी डीएम एक्शन नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उधर डीएम अपनी कार्मिक्स रिलीज कर रहा है, उधर डीएम अपना इनवर्क कर रहा है, उधर डिवाइन ने डीएम को साइलेंट मोड में रखा है, ठीक है। डीएम वहाँ पे साइलेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत डायरेक्शन में हो, समझे आप लोग। फिर यहाँ पे एक लूप फंसाया जाता है ट्विन जर्नी के नाम पे आपको, कि आपका डीएम आपको मिरर करता है, ठीक है। ठीक है, मैं मानती हूँ मिररिंग एक हद तक काम करती है, और वो सिर्फ डीएम के साथ नहीं, आपके जितने भी कार्मिक के लोग हैं, आपके कार्मिक लोग, आपके आसपास के जो वर्ल्ड के लोग हैं, वो सब आपको मिरर करते हैं। अगर आप में कोई ब्लॉक है तो वो आपको रिफ्लेक्ट होकर दिखता है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, डीएम से आपकी फाइट हो रही है, डीएम ने आपको गाली दे दी, तो यहाँ पे क्या मिरर हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि आप खुद को गाली दे रहे हो क्या डीएम के खुद के कोई टॉक्सिक एक्शंस नहीं हैं? हाँ, डीएम के खुद के कोई टॉक्सिक एक्शंस नहीं हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप और मैं, हम जितनी भी डीएफ हैं, जब हम लोग हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आते हैं, उसके बाद भी हमें जितने भी कार्मिक लोग मिल रहे होते हैं जो हमसे जेलस फील करते हैं, यहाँ पे हमें क्या कमी है जो वो हमें जेलस फील कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता है। मिररिंग काम करती है लेकिन 30 to 40% एरियाज़ में ही काम करती है, 100% मिररिंग कहीं पे भी काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला इंसान है उसके भी अपने कुछ थॉट पैटर्न्स हैं, ठीक है। वो भी एक जिंदा इंसान है, उसकी भी अपनी कोई सोच है, वो भी एक लॉजिकल इंसान है, वो भी अपने लॉजिक से आपके बारे में कुछ भी सोच सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे हो वैसे ही वो भी है आपके अपोजिट, ऐसा नहीं होता है, समझे आप लोग। मिररिंग जो होती है वो सिर्फ 30 to 40% एरिया में काम करती है, हर जगह मिररिंग काम नहीं करती है। कई बार क्या होता है ना कि ब्लॉकेज आप में नहीं सामने वाले में होता है। टॉक्सिसिटी, कोई आपसे गाली गलौज कर रहा है, कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ब्लॉक्स उसमें हैं। और अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लॉक आप में है कि अब आप बैठ के खुद में बैठ के फाइंड आउट कर रहे हो, अरे मेरे डीएम ने तो मुझे गाली दे दी, मैं ढूंढूं जरा मेरे में क्या ब्लॉक है। अरे वो शराबी था, वो शराब पी के जा रहा था, उसने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, मैं ढूंढूं जरा मुझे में क्या ब्लॉक है। कुछ भी, मतलब कुछ भी। अरे कम से कम ये फाइंड आउट तो करो ना कि मिररिंग आखिर काम कितना करती है, किस लेवल पे काम करती है, ठीक है। फिर एक इनका है, मंत्रा और रिचुअल से डीएम रिटर्न आ जाएगा। मंत्रा और रिचुअल से आपकी जो फ्रिक्वेंसी है आपके डिवाइन के साथ अलाइन होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। डीएम रिटर्न नहीं आता। डीएम तब तक रिटर्न नहीं आता है जब तक आपके अंदर के जो शैडो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड के जो ब्लॉक्स हैं वो हील नहीं हो जाते, आपके जो कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ नहीं हो जाते। डीएम रिटर्न आएगा सिर्फ प्रैक्टिकल इनवर्क से। डीएम मंत्रा चैंटिंग से रिटर्न नहीं आएगा। आप लोगों को सुन के थोड़ा बुरा लगेगा कि मैम ऐसे बोल रही हैं, पर मैं रियल आपको बोल रही हूँ, डीएम ऐसे रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। आप 3-3 घंटा बैठ के मेडिटेशन करें, डीएम इससे रिटर्न नहीं आएगा। डीएम सिर्फ तब रिटर्न आता है जब आपके अंदर के शैडो ब्लॉक्स हील हो चुके होते हैं, आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना जान चुके हो, आपके अंदर की जो डीएम और डीएफ एनर्जी है वो मर्ज हो चुकी है, वो बैलेंस में आ चुकी है। डीएम सिर्फ तब रिटर्न आता है, ठीक है। डीएम कभी भी 10-10 घंटे मेडिटेशन करने से, मंत्र चैंटिंग करने से रिटर्न नहीं आता है, और ना ही ये एक पूरी तरीके से एक रियल इनवर्क है। फिर एक और आपको लूप में फंसाया जाता है, बिना गुरु की जर्नी इनकम्प्लीट है। रियली बहुत सारे डीएफ कोच आपको कहते मिल जाएंगे कि मेरे गुरु ऐसे हैं, मैंने उन गुरु से क्लासेस ली, ठीक है। मैं ये सब नहीं मानती। मैंने तो अपनी जर्नी बिना गुरु की कंप्लीट की है। वैसे तो मुझे कहना गलत होगा कि मैंने बिना गुरु की है, बिना गुरु के तो एक्चुअल में बिना गुरु के जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। बट यहाँ पे मेरे गुरु कहने का मतलब कोई 3D इंसान नहीं है कि मैंने 3D में किसी कोच को गुरु माना है और उसको मैं गुरु बोल रही हूँ, नहीं। मेरा गुरु एक ही था, डिवाइन। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी अपना गुरु सिर्फ डिवाइन को ही मान लो, अगर सच में आपको अपनी जर्नी कंप्लीट चाहिए तो। वरना इन 3D लुक्स में आप घुसते रहोगे ना तो आपकी जर्नी स्टक रहेगी। फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
मुझे जब गलत गलत टीएफ कोच अपनी जर्नी में मिले, जब मैं स्टक हो गई ना, तो मैंने सिर्फ डिवाइन को सरेंडर किया, क्योंकि उस टाइम पे ना तो मेरे पास इतने पैसे थे और ना मेरे पास इतना टाइम था कि मैं बैठ के सोचूं कि अब मुझे किसको अपना गुरु बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा डिवाइन को सरेंडर किया। और मैं आप सबको बोल रही हूँ, अगर आप शिव जी को मानते हो तो उनको अपना गुरु बना लो, अगर आप कृष्ण जी को मानते हो तो उनको अपना गुरु बना लो। बाकी जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं आपको यहाँ पे सही और गलत जो ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे लोगों ने फैला रखा है, मैं वहाँ से सिर्फ आपको निकलने में हेल्प कर रही हूँ। मैं आपकी कोई गुरु नहीं हूँ, सबसे पहली बात, ठीक है। और प्लीज़ मुझे कभी उस नज़र से देखना भी मत। मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपकी हेल्पर हूँ, मैं आपकी गुरु नहीं हूँ, ना मुझे गुरु बनने का यहाँ पे कोई शौक है, ओके। तो ये जितने भी लोग अपने आप को गुरु कहते हैं, या समझ जाओ सबसे बड़े फ्रॉड यही है। एक सच्चा गुरु कभी अपने आप को गुरु नहीं कहता, सबसे पहली बात मैं आपको बता रही हूँ। उसके अंदर हमेशा आपको एक इंसानियत दिखेगी। वो कभी आपके मैसेज से ट्रिगर नहीं हो जाएगा कि आप उससे एक सवाल कर लो तो वो ट्रिगर हो जाएगा कि अरे अरे अरे, तुमने मेरी एनर्जी फील्ड में घुस के मुझे मैसेज कर दिया, मेरी जर्नी, तुमने मेरी एनर्जी लीक कर दी, ठीक है। ये फियर बेस्ड जो गुरु बैठे हैं ना यहाँ पे, अभी आपको अपनी एनर्जी का इतना फियर है, इसका मतलब क्या है कि फियर ब्लॉक आप में है भी, उसको जाके हील करो पहले, बाद में गुरु बन लेना। तो अगर आपको सच में गुरु बनाना है अपनी जर्नी में किसी को, तो मैं कहती हूँ डिवाइन को बना लो। डिवाइन से ज़्यादा अच्छा गुरु आपका और कोई नहीं हो सकता। उनसे ज़्यादा आपकी जर्नी को अच्छा कोई और चला ही नहीं सकता। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने भी डिवाइन को ही सरेंडर किया, मैंने ही डिवाइन को अपना गुरु बनाया। आप भी डिवाइन को ही अपना गुरु बना लो। फिर एक लूप में आपको फंसाया जाता है कि जब तक आप सोल पर्पस नहीं करोगे आपका यूनियन नहीं होगा। डिवाइन कभी आपसे नहीं कहता कि तुम मेरे लिए ये काम करो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। डिवाइन ने ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ इतना कहा है कि बेटा आप अपनी एनर्जी कंप्लीट कर लो, अपनी जर्नी कंप्लीट कर लो, अपनी एनर्जी को आप बैलेंस में ले आओ, मैं आपको आपका ट्विन दे दूंगा। ऐसा नहीं होता है कि आप जब तक सोल पर्पस नहीं करोगे तब तक आपका डीएम रिटर्न नहीं आएगा। सोल पर्पस करना आपकी चॉइस है। अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में सोल पर्पस रिटर्न है तो वो होना ही होना है, फिर चाहे आप डीएम के बिना सोल पर्पस करो या डीएम के आने के बाद सोल पर्पस करो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोल पर्पस नहीं करोगे तो आपकी जर्नी इनकम्प्लीट है। कई बार जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो भागते रहते हैं, फाइंड आउट करते रहते हैं कि अरे अरे हमारा सोल पर्पस क्या है, क्योंकि हमने सुना है कि जब तक सोल पर्पस नहीं करेंगे तब तक जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। बहुत सही, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका काम है सिर्फ अपनी जर्नी कंप्लीट करना। अगर आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में सच में आपका सोल पर्पस दिया है डिवाइन ने, तो वो आपको सही टाइम पे आपको रिवील कर दिया जाएगा। लेकिन अभी उसके चक्कर में बैठ के अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अपनी जर्नी कंप्लीट करते जाओ, अपने ब्लॉकेजेस को फाइंड करो, उनको हील करते जाओ। फिर आप लोगों को एक गिल्ड में डाला जाता है डिवाइन फेमिनाइंस इन्हीं डीएफ कोचेस के द्वारा कि डीएम की जो अवेकनिंग है बहुत ज़्यादा टफ है, डीएम बहुत पेन में रहते हैं, डीएम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, दे सफ़र्स अ लॉट। मैं कहती हूँ नहीं, जितना डिवाइन फेमिनाइन अपनी जर्नी में सफ़र करती है, डीएम उसका 60 to 70% ही सफ़र करता होगा। इवन मैं कह सकती हूँ 50 to 60% सफ़र करता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं करता। डीएम की जो जर्नी है वो ईजी है। डीएम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जर्नी को टफ बनाता है, समझे आप लोग। डीएफ का जो इनर वर्क है वो 5D लेवल का है प्लस 3D लेवल का है। डीएम को सिर्फ 3D लेवल का इनर वर्क दिया जाता है करने के लिए, उसमें भी डीएम कितने नाटक रहते हैं, ठीक है। डीएम अपनी जर्नी कैसे टफ करते हैं, स्टक रहता है कार्मिक फैमिली में। लॉजिकल चीज़ें भी, अभी देखो ना वो जो क्वेश्चन पूछा था डीएम ने, डीएफ को मनाए कैसे, अब बताओ। यही रीज़न है कि इनकी जर्नी स्टक रहती है, पता ही नहीं है कि एक्शन कैसे लेना है। इनको गलतियां करना इनको बहुत अच्छे से आएगा, लेकिन गलती सुधारनी कैसे वो इनको नहीं पता। इसी वजह से डीएम खुद अपनी जर्नी में स्टक रहते हैं। मैं तो नहीं मानती कि डीएम की जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इनको सिर्फ अपने शैडो ब्लॉक्स ही तो हील करने होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉक्स हील करने होते हैं, कार्मिक फैमिली रिलीज करनी होती है। ये कोई बहुत बड़ा इनर वर्क नहीं है, ठीक है। डीएम का जो इनर वर्क है ना वो सिर्फ हमारा 30% है, आप ये समझ लो, ठीक है। तो ये भी एक लूप है जिसमें आपको बताया जाता है कि अरे आपका जो डीएम है तो बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, कुछ फेस नहीं कर रहा है, वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वहाँ पे फेस कर रहा है। मैं नहीं मानती इस चीज़ को। फिर एक चीज़ होती है, डीएम छोटे कपड़े पहनेगी या वेस्टर्न पहनेगी तो डीएम को पसंद नहीं आएगा। ये मुझे भी सिखाया गया था मेरी जर्नी में, तो मैं आप लोगों को इसका भी एक आंसर दे दूँ यहाँ पे। कपड़े आपकी चॉइस है, कपड़े आपका कैरेक्टर नहीं है, सबसे पहली बात, ओके। कपड़े आपकी चॉइस हैं, कपड़े आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पहनोगे। कपड़े जो है वो आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप समझे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी पहन के घूमो। मेरे कहने का मतलब है, एक जो अवेकन डिवाइन फेमिनिन है ना, उसको अच्छे से पता है कि उसको क्या कपड़े पहनने हैं। वो चाहे ना तो वेस्टर्न में भी डिसेंट लग सकती है, और वो चाहे ना तो सूट में भी वाहियात लग सकती है। मैंने देखे हैं 1-2 इंस्टाग्राम पे कुछ चैनल्स, तभी मैं आपको ये लाइन बोल रही हूँ।
कि वहाँ पे भी मैंने 1-2 लड़कियों को देखा है सूट पहनते हुए भी, इतना गंदा लग रहा था कि मैं क्या बोलूँ, कि मतलब सूट भी पहना है तो किस तरीके से पहना है, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली है। तो कपड़े पहनना आपकी चॉइस है। आप कपड़े कैसे कैरी करते हो, ये आपका जो ऑरा है ना, वो रिप्रेज़ेंट करता है। आप किस एनर्जी में हो, आपके कपड़े आप बताते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वेस्टर्न पहनोगे तो आपका जो डीएम है वो आपको पसंद नहीं करेगा। डीएम आपको सोल से पसंद करता है, डीएम आपको कपड़ों से नहीं पसंद करता है, ठीक है? डीएम आपका सेम सोल है। आप खुद को प्यार करोगे तो डीएम भी आपको प्यार करेगा। डीएम को इससे मतलब नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितने कपड़े पहन रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, डीएम को इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। डीएम आपका सोल मिरर है, आई नो। डीएम आपका सोल पार्टनर है, उसे सोल अट्रैक्ट करती है, उसे आपकी बॉडी अट्रैक्ट नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50 केजी वेट कर लोगे, गेन कर लोगे तभी डीएम आपको प्यार करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ्स हैं जो आपको क्या बोलूँ मैं, आपको फंसाया जाता है इन सब में। फिर आप लोगों को एक चीज़ और बोला जाता है कि जो डीएम का जो कार्मिक कर्मा है वो टाइम बाउंड है, ठीक? आपको बोला जाता है कि अगर जो डीएम है उसकी जो कार्मिक फैमिली है, अगर उसके साथ डीएम को 10 साल रहना है तो वो 10 साल ही रहेगा। ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्मिक फैमिली आपको खुद रिलीज़ करनी होती है। कार्मिक फैमिली में आप खुद स्टक रहते हो, ठीक है? मैं नहीं मानती। आप अपना कर्मा खुद क्रिएट करते हो, आप अपने कर्मा को खुद बढ़ाते जाते हो। आप चाहो तो आज ही अपना कर्मा साइकिल को आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे लोग डीएम को पैम्पर करते हैं ऐसे बोल बोल के कि मतलब डीएम जो है वो थर्ड पार्टी में स्टक है, तो अभी वो अपना कर्मा बैलेंस कर रहा है। कर्मा बैलेंस नहीं कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। वो चाहे ना तो आज ही अपना कर्मा क्लियर करके आपकी तरफ टर्न ले सकता है, ठीक है? डिवाइन क्यों डीएम को ट्रिगर देते हैं? ताकि वो अपनी कर्मा साइकिल को कंप्लीट करे, उन्हें छोड़े, जिनको वो पकड़ के बैठा है ना उनको छोड़े, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ बैठ के वो हील कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कार्मिक फैमिली भी उनको डीएम को ट्रिगर कर रही है कि तुम मुझे छोड़ो। डीएम छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, तो फिर क्या होता है यहाँ पे? डीएम खुद ही अपना कर्मा साइकिल बढ़ा रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कार्मिक्स होते हैं वो टाइम बाउंड नहीं होते हैं। आप उन्हें चाहो तो आप उन्हें 1 हफ्ते में रिलीज़ कर दो, आप उन्हें चाहो तो आप 5 साल में रिलीज़ ना करो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फिर एक चीज़ और आती है, डीएफ को हमेशा डीएम को माफ़ कर देना चाहिए, ओके? डीएम कितना ही टॉक्सिक क्यों ना हो, आपको डीएम को माफ़ कर देना चाहिए। एक चीज़ आपको ये सिखाई जाती है यहाँ पे कि ठीक है, आपके डीएम ने आपसे जो भी बिहेवियर पास्ट में किया आप उसको माफ़ कर दो। माफ़ तब किया जाता है ना जब सामने वाला आपसे माफ़ी मांगता है। आप समझ रहे हो? 3D में माफ़ तब किया जाता है जब सामने वाला या तो आपसे माफ़ी मांग रहा हो तो आप उसको माफ़ कर दो। 5D में आपको एक माफ़ी देनी होती है, उसको एनर्जेटिकली आपको लेट गो करना होता है। पर इसका मतलब, माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बार बार उसी लूप में फंसोगे। वो आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और आप लोग उसको माफ़ कर रहे हो। पास्ट में आपके डीएम ने आपके साथ अगर बदतमीजी की है, आपको गाली दी है, आपके साथ कुछ टॉक्सिक बिहेव किया है, एनर्जेटिकली उसको रिलीज़ करो कि ठीक है, ये जो डीएम ने जो मेरे साथ गंदा बिहेवियर किया था मैं उसको रिलीज़ कर रही हूँ। लेकिन अब डीएम क्या, कोई भी इंसान मेरे साथ इस टाइप का कोई बिहेवियर नहीं रख सकता, ठीक? फिर अगर मान लीजिए आपका डीएम अगर आ रहा है तो बिना सॉरी के आ रहा है, ठीक है? और उसी लूप के साथ आ रहा है, तो आप बेवकूफ़ नहीं हो कि आप बार बार उसको बैठ के झेलोगे, ठीक है? और 3D में क्या है, जब तक डीएम खुद आपको आके उस लेवल पे आपको आके सॉरी नहीं कहता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उधर उसको कॉल या मैसेज भी करने की। उसको भी पता है कि गलती आपकी है, सॉरी उसकी ही है, गलती आपकी नहीं है, उसकी ही है। तो इन लूप्स में आप लोग मत फंसो, समझे? डीएम ने अगर कोई बदतमीजी करी है तो उसको मौका दो कि वो आए अपनी गलती सुधारे, आके सॉरी बोले। बहुत सारे टिप कुछ इसका मैंने सुना है कि आप डीएम से एक्सपेक्ट मत करो रोमांटिक यूनियन। क्यों भाई? ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना वो एक दूसरे के लिए कंप्लीट डिस्टेंट पार्टनर होते हैं। कुछ लोगों का मैंने सुना है कहेंगे कि आपका जो डीएम है वो आपका सोलमेट नहीं है, उसे सोलमेट वाला पैम्पर आप एक्सपेक्ट मत करो। क्यों? डिवाइन फेमिनिन तो करती है सोलमेट वाला पैम्पर, तो डीएम क्यों नहीं करता? डीएम क्यों नहीं कर सकता? डीएम सिर्फ स्टक रहता है तब तक जब तक वो अपनी जर्नी में स्टक है। एक बार जब डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन फॉर्म में आता है ना, तो वो सोलमेट से भी ज़्यादा प्यार अपने डीएफ को करता है। ये सब लूप्स हैं ट्विन फ्लेम्स, आप लोग पता नहीं क्यों फंसते रहते हो उन सब चीज़ों में, ठीक है? डीएम को भी आप मौका दो कि वो आए 3D में आके आपको सॉरी बोले। भाई आप डिजर्व करते हो। उसने अगर बदतमीजी करी है तो वो सॉरी भी बोलेगा। इसमें ये एटीट्यूड नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए, ठीक है? जो इंसान आपसे बदतमीजी करके गया है ना, अगर उसको सच में रिटर्न आना होगा ना तो वो आएगा ही आएगा और वो आपको मनाएगा भी, आपको सॉरी भी बोलेगा।
लेकिन यहाँ पे आपको बैठ के किसी की भी टॉक्सिसिटी झेलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर एक और अच्छी चीज़ मैं आपको लास्ट यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूँगी। कुछ लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कि अगर अभी भी आपको कार्मिक ट्रिगर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हील नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब अवेकन फॉर्म में आ जाते हो, ठीक है, तो इसके बाद भी आपको कार्मिक्स मिलेंगे, आपको ट्रिगर्स भी मिलेंगे। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि ना, अभी तक आप जैसे इनको आप आप मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अभी आपके साथ क्या होगा कि अब आपको कार्मिक्स को भी हैंडल करना आ जाएगा। आपको पता है कि कौन से कार्मिक को किस तरह से हैंडल किया जाता है। आप वो स्किल सीख जाते हो इनर वर्क कर करके। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्मिक वर्ल्ड ही चेंज हो जाएगा, दुनिया से सारे कार्मिक लोग गायब हो जाएंगे, कोई आपको ट्रिगर ही नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक मिथ है। आपको अच्छे और बुरे लोग आपकी जर्नी में हमेशा ही मिलेंगे, चाहे आप हील हो चाहे ना हो। हीलिंग के पहले आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अब हीलिंग हो चुकी है, आप एक अवेकन फॉर्म में हो, तो अब आप हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग आप हैंडल करोगे। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, जो कुछ मिथ्स थे ट्विन फ्लेम जर्नी में, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो टिप्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो स्टक होते हैं। तो मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप कर दिए हैं। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई मिथ है, तो आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन करना। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन करते हो। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।